हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। ये क्लास 11 फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन में आता है और हायर एजुकेशन में जिनका मैथमेटिकल फिजिक्स है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वेक्टर समझने से पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको जो ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, जैसे वर्क डन, जैसे फोर्स, ये सब का जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है स्केलर क्वांटिटी और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं कि क्या है। फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है क्या कहलाया है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है और इसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है। स्केलर का भी मेजरमेंट पॉसिबल है और वेक्टर का भी मेजरमेंट पॉसिबल है। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको कंप्लीट सेंस में एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे 5 kg, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 सेकेंड। कभी आप लोग ऐसा नहीं सुने होंगे 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 kg इन साउथ डायरेक्शन, 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन या 2 सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीट सेंस में बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, और एक और कंडीशन है इसका, और वो ये है कि मैथ्स में अभी तक आप जितने रूल्स पढ़ते आए हैं बचपन से, क्लास 2-3 से जो पढ़ते आए होंगे, अलजेब्रिक सम मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथ्स में जो कुछ भी आप पढ़ते आए हैं वो मैथ्स के सारे जनरल रूल्स को वो फॉलो करेगा। कौन? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या करेगा? जनरल रूल्स, मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स को फॉलो करेगा। इसके पास कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन देखने को मिलता है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन दिखता है कि मतलब करंट किधर से किधर चल रहा है, लेकिन वो इस रूल को फॉलो करता है, मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स को फॉलो करता है, तो इसीलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ में आ रहा है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीट सेंस में एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट सेंस में बताने के लिए हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े और वो मैथमेटिक्स के सारे जनरल रूल्स को फॉलो करे। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो वैसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीट सेंस में बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और ये मैथ्स के इस जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, इसके पास अपने रूल्स होंगे। अपने रूल्स, वेक्टर एडिशन इसका अपना होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपना होगा, इसका प्रोडक्ट रूल अपना होगा, सब कुछ इसके पास अपना रूल होगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? स्केलर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? वैसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीट सेंस में बताने के लिए मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और वो मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स को फॉलो करे। वेक्टर जिसको कंप्लीट सेंस में बताने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े और ये अपने रूल्स को फॉलो करे, मतलब इसके पास एक स्पेशल रूल्स हो, ये मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टेम्परेचर, टाइम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है।
तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट सेंस एंड ऑबे जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर नोन एज स्केलर। इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? पोटेंशियल, डिस्टेंस एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वेक्टर क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट सेंस आर नोन एज वेक्टर। द वेक्टर डू नॉट ओबे जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, they obey a special rules for addition and multiplication। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये मैथ स्केलर क्वांटिटी जो है वो मैथ्स के जनरल रूल्स को फॉलो करेगा, तो हम लोग को कुछ इसमें स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली हम लोग को पढ़ना किस में है? तो वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया आया। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो बनाते हैं जिसमें ये पॉइंट जो है वो कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर। टेल ऑफ वेक्टर, इसको स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है या ओरिजिन ऑफ वेक्टर भी बोला जा सकता है। यह है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर या टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो यह वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग अभी से पहले जैसे 9th 10th में या उससे पहले एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे जिसमें एक्स वाई, अगर यहां पर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई तो ये x में कुछ डिस्टेंस चला है, y में कुछ डिस्टेंस चला है, ऐसा समझते थे। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, z, अगर 3 डायमेंशन में है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ओरिजिन से x डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस है, y डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस है, z डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस है। ऐसा होता था। जैसे यहाँ पर है कोई, यहाँ पर 2 3 5 है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते थे? 2 जो है वो x एक्सिस में चला हुआ डिस्टेंस है, 3 क्या है? y एक्सिस का है, और 5 क्या है? z एक्सिस का है। ठीक उसी तरह से हम लोग समझने के लिए अब हम लोग जनरली x y z का यूज ना करके उसके जगह पर अलग एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। इस तरह से x y और z बनाए। ध्यान रहे जब भी x y और z बनाते हैं हम लोग, एक्सिस उसका बनाते हैं, तो हमेशा x y z, अगर ये x है तो ये y और z, अगर ये x हो जाए तो x y z, अगर ये x हो जाए तो x y z, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और अब x डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करेंगे, वो है आई कैप। आई कैप, स्मॉल आई और उसके ऊपर एक छोटा सा कैप लगाना है। उसी तरह से y डायरेक्शन के लिए j कैप और z डायरेक्शन के लिए k कैप। अभी तक जो हम लोग 2 3 5 ऐसा लिख रहे थे, जैसे यहां पर लिख रहे थे 2 3 5, इसका मतलब क्या था? 2 इन x डायरेक्शन, 3 इन y डायरेक्शन और 5 इन z डायरेक्शन। उसी तरह से हम लोग अब ऐसा भी इसको बोल सकते हैं 2 इन आई कैप डायरेक्शन, 3 इन जे कैप डायरेक्शन और 5 इन के कैप डायरेक्शन। जहां पे आई, जे और के क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। अब समझते हैं किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट है। किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, ये कहलाता है वेक्टर ए। ये ऐसा भी हो सकता है वेक्टर ए, इस तरह से इसको यूज करते हैं। अब कोई भी वेक्टर को हम लोग इस तरह से कैसे यूज करें, तो अब ये दिखाई देगा कुछ ऐसा, जैसे इस पॉइंट को यहां से मिला दिए ऐसा, तो वो जो वेक्टर हम लोग के पास दिखाई देगा, अगर उसको वेक्टर ए बोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि 2 जो है वो x डायरेक्शन में है, 3 y डायरेक्शन में है और 4 z डायरेक्शन में है। अगर ऐसा हो जाए a इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो समझेंगे कि 2 जो है वो x के डायरेक्शन में है, माइनस 3 मतलब 3 जो है वो माइनस y डायरेक्शन में है और 4 जो है वो माइनस z डायरेक्शन में है। ऐसा हो जाए वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप माइनस k कैप, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 जो है वो x डायरेक्शन में है और यहां माइनस 1 जो है वो z डायरेक्शन माइनस z डायरेक्शन में है। यहां पर j का वैल्यू क्या है 0, मतलब z डायरेक्शन में वो चला ही नहीं है। ये है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इसका मतलब x कंपोनेंट में a का जो x कंपोनेंट है वो i डायरेक्शन में है, a का जो y कंपोनेंट है वो z डायरेक्शन में है और a का जो z कंपोनेंट है वो कैप के डायरेक्शन में है। जहां पे i j क्या होता है, i कैप j कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर along x, y and z direction। तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग, इस तरह से दिखाई देगा वो वेक्टर। ये क्लियर है। और हमेशा i और j के बीच में एंगल कितना 90, j और k के बीच में एंगल कितना 90, k और i के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो इसीलिए इसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। जब कोई वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, जैसे i कैप j कैप और k कैप, तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। अब वेक्टर के कुछ टाइप्स हैं। दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। ये दोनों वेक्टर पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। अगर इस तरह से एक बड़ा है एक छोटा है तो ये पैरेलल वेक्टर है, और अगर दोनों बराबर है और पैरेलल भी है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर अगर ऐसा है और दूसरा का डायरेक्शन इधर है, मतलब पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो ये वेक्टर है ना, इसको इस तरह से मॉड लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, नल वेक्टर। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाए तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, ये है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इस तरह से कोई वेक्टर है, ऐसा बना हुआ है फिगर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इधर कोई पॉइंट a है, यहां पर कोई पॉइंट p है, ये वेक्टर a है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ यहां तक पहुंचा है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ax, ay, az है।
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दिया हुआ है। इसको निकालना है मॉड ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहां क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 6 3 3 9 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 9 कितना 14। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरह से किसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे ये वेक्टर ए है हमारे पास और निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग उसको लिखते हैं, अगर किसी वेक्टर के ऊपर ऐसा कैप लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसका इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे कोई वेक्टर है या कोई भी नंबर है, ये क्या है 5, कोई नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, डिवाइड कर दो इससे, क्या बचा 1। अगर ऐसा है 5 माइनस में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, क्या बना -1। इसका मतलब अगर किसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा यूनिट, मतलब 1। तो अगर कोई वेक्टर है ए, अगर इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो देखिए निकालते हैं। ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, अगर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये क्या है इसका इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये बन जाएगा ए का कैप, इसका मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ए कैप इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ए कैप इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है ये, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया ए का कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर जो क्वेश्चन एग्जांपल दिए हैं इस एग्जांपल का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए ए कैप इक्वल्स टू, पहले क्या लिखना है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या है ये, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। क्या करना है, डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना निकाले हैं रूट अंडर 14, तो डिवाइड कर देंगे रूट 14 से। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय रूट 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप रूट अंडर 14 माइनस 1 बाई रूट 14 के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यह है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अभी बोले कि जो यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, कैसे, यहां तो दिखाई ऐसा दे रहा है, कैसे समझेंगे कि ये बात सच है। तो इसको समझने के लिए अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल दे, अगर वो 1 के बराबर आ गया मतलब तो समझ जाएंगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कैसे करते थे, तो जो आई के साथ है रूट अंडर, जो आई के साथ है उसका होल स्क्वायर, तो आई के साथ यहां पर कौन दिखाई दे रहा है 2 बाई रूट 14, तो 2 बाई रूट 14 इसका स्क्वायर प्लस
जे के साथ कौन है 3/√14, तो 3/√14 इसका होल स्क्वायर, प्लस के साथ कौन है -1/√14, तो -1/√14 इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a कैप इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई √14 का स्क्वायर 14 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 14 प्लस -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई √14 का स्क्वायर 14। यहां से देखिए तो 14 एलसीएम क्या हो जाएगा 14, ऊपर 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना 14, तो 14/14 √1, तो ए कैप का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया √1 का वैल्यू क्या होता है 1। इसका मतलब ये क्या निकल गया था यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब हम लोग दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, इनका एडिशन करना है। कैसे करेंगे, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये एडिशन होगा। जो i के साथ है उसको i के साथ वाले के साथ ऐड करना है। मतलब ax को ऐड करेंगे bx के साथ और लिखेंगे i कैप, प्लस ay को by से, ay प्लस by j कैप प्लस az को bz के साथ, ये हो गया k कैप। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वेक्टर a है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर b है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ऐड करना है दोनों को, लिखना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, कितना आ जाएगा, तो i को i के साथ ऐड करेंगे, तो i के साथ कितना है 2, यहां i के साथ कितना है 1, तो 2 प्लस 1 i कैप प्लस 3 के यहां j के साथ 3, यहां j के साथ 1, तो 3 प्लस 1 j कैप प्लस यहां k के साथ 4 और यहां k के साथ -1, तो 4 माइनस 1 k कैप। यहां से क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस 3k कैप, ये आ गया a प्लस b। और अगर हम लोग को निकालना हो a माइनस b, तब क्या करेंगे, तो a माइनस b के लिए हम लोग बस यहां पर जो साइन है ये a माइनस b हो जाएगा, तो वही काम यहां भी करेंगे a माइनस b, यहां भी a माइनस b और यहां भी a माइनस b। तो यहां के लिए क्या हो जाता, यहां पर माइनस हो जाता, तो यहां भी माइनस हो जाता, यहां भी माइनस हो जाता और यहां भी माइनस हो जाता। क्लियर है। तो ये तो माइनस हम डायरेक्ट लिख दिए थे ना, यहां माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाता। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी जो हम लोग एडिशन देखे उसमें वेक्टर इस फॉर्म में था, वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर कुछ इस फॉर्म में था, लेकिन अगर वेक्टर इस फॉर्म में ना हो, वेक्टर कुछ ऐसा हो, एक वेक्टर है इधर a और दूसरा वेक्टर है इधर b। अब इसका एडिशन कैसे करेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका जो एडिशन होगा, अब सोचिए कि कोई इंसान यहां पर ऐसे खड़ा है, एक इंसान उसको इधर खींच रहा है, एक इंसान इसको इधर खींच रहा है, ये किधर जाएगा, ये इसके बीच से जाएगा। तो इसका जो एडिशन होगा वेक्टर का वो ऐसा होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, एक ये है और एक बी है, a प्लस बी निकालना है, तो क्या निकालेंगे, किधर जाएगा, इधर कहीं जाएगा, a प्लस बी। अब ऐसा लग रहा होगा क्या इसके एकदम बीचों बीच हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है a के मैग्नीट्यूड पर और b के मैग्नीट्यूड पर।
जैसे अभी बोले कि कोई इंसान यहां पर खड़ा है, उसको एक आदमी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो अगर ए का फोर्स ज्यादा हो जाए और बी का फोर्स कम हो जाए तो ये किधर चला जाएगा, ए की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। जैसे अगर निकालना है, ये ए है और ये बी है, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाई दे रहा है ना, और ये ए है, तो अब जो ए प्लस बी का जो एडिशन होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा। इन दोनों के बीच से ही है, लेकिन वो किधर झुक जाएगा, बी की तरफ। और अगर a माइनस बी निकाल, अगर कुछ ऐसा है जैसे a का मैग्नीट्यूड बड़ा है और b का मैग्नीट्यूड छोटा है, ऐसा, ये a है और ये b है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैसा दिखाई देगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो a की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग को निकालना है a माइनस बी। इससे पहले समझते हैं एक चीज और, जैसे यहां पर कोई वेक्टर है और अब कोई वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे? यहां तो बड़ा आराम से दिखाई दे रहा था कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट था सेम था, तो एक लाइन बीच से खींच दिए। तो इन दोनों का एडिशन अब कैसे होगा? ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर ए है ना, अब बी को हम लोग उठाकर यहां रख देंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का। तो जैसे ये ऐसा है तो सेम डायरेक्शन, इधर के डायरेक्शन में था, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर बी हो गया। और अब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो इधर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? मतलब एक वेक्टर को हम लोग कहीं भी उसको ले जाकर रख सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सुने होंगे ट्रायंगल लॉ, ये कैसे काम कर रहा है? पर एडिशन तो हम यहां ट्रायंगल दिखा नहीं रहे, तो ट्रायंगल है, अब क्या कैसे ट्रायंगल बना होगा? तो देखिए, ये एक वेक्टर ए है ना और एक वेक्टर बी है, दोनों का एडिशन ये था, मतलब ये क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था। इस ए वेक्टर को हम यहां लिख सकते हैं ऐसा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, ऐसा। ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, तो ये ए प्लस बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी और इन दोनों का एडिशन। अगर कोई वेक्टर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर है इधर ऐसा वेक्टर बी, अब इन दोनों का एडिशन करना है, कैसे करेंगे? तो ए यहां पर था, बी को ऐसे ही उठा कर ले जाएंगे ऊपर, ये हो गया वेक्टर बी और इन दोनों का एडिशन इधर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। निकालना है ए माइनस बी, कैसे निकालेंगे? तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसी के मैग्नीट्यूड को उल्टे डायरेक्शन में कर देंगे, मतलब ऐसा अगर लाइन खींच दिए तो ये हो गया वेक्टर बी का माइनस, मतलब डायरेक्शन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो वो वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया, उसी का निगेटिव हो गया। जैसे ये कोई वेक्टर है ए, इसी का मैग्नीट्यूड ऐसा सेम मैग्नीट्यूड में उल्टे डायरेक्शन में इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खींचे तो ये हो गया माइनस ए, ये है निगेटिव वेक्टर। अब अगर किसी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मेरे पास है 5 माइनस 7, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस ऑफ माइनस 7, बात तो एक ही है ना। तो हम लोग को यहां क्या करना है, ए माइनस बी, तो माइनस बी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो अगर इस डायरेक्शन में लिखें ऐसा, तो ये देखिए तो माइनस बी हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा ऐसा, और ये क्या हो गया, ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का। अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, इन दोनों का, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमको निकालना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे,
तो b तो रहेगा ही, माइनस ए चाहिए तो माइनस ए को इधर खींच लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड में, और ये हो गया क्या माइनस ए, और इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इधर कहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर b माइनस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? अब एडिशन तो कर लिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हम लोगों के पास, ये b माइनस ए इक्वल्स टू आर या a प्लस बी इक्वल्स टू आर, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका। एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह का वेक्टर b, और एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह का वेक्टर a। एक वेक्टर है इस तरह का वेक्टर b, और दूसरा वेक्टर है इस तरह से वेक्टर a। इन दोनों का एडिशन किधर होगा? तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इन दोनों का एडिशन वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसको बोलते हैं वेक्टर r, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए ये जो b है, क्या हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं? मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, तो ये अगर वेक्टर b था तो ये भी वेक्टर b हो जाएगा। और अगर ये वेक्टर a है तो हम लोग इसको ऐसे खींच लें, तो ये भी वेक्टर a हो जाएगा। क्लियर? ये है रिजल्टेंट वेक्टर r, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया, ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था। अब ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा? तो अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो एक कुछ नाम दे देते हैं इसका, P, Q, R, S, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं और इसको आगे बढ़ाए हैं, इसका नाम है T। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन उसको कट कर रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, थीटा। अब इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में PQT में देखिए, ट्रायंगल PQT, इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा? तो पाइथागोरस अगर लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब किसी भी वेक्टर का थोड़ा प्रोजेक्शन देख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, कोई वेक्टर है यहां ऐसा, और ये वेक्टर x के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये कोई फोर्स F है, तो इसका x के तरफ जो आएगा उसको कहते हैं F cos थीटा, और जो y के तरफ होगा उसको बोलेंगे F sin थीटा। ये कैसे आता है? तो देखिए यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए तो ये y के बराबर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी ये, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ नाम दे देते हैं P Q R, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PR डिवाइडेड बाय PQ। सो PQ इक्वल PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PR जो है हमारे पास, यही PR x है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ, और PQ क्या है? F, तो F cos थीटा। उसी तरह से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F sin थीटा, अगर sin थीटा निकालेंगे तो यहां पर अगर वेक्टर a है तो ये भी a होगा, और ये थीटा है तो ये इसका ये जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा a cos थीटा, और ये कहलाएगा a sin थीटा। अब यहां पर PR का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? PT का स्क्वायर, तो PT किधर है? यहां से यहां,
तो यहां से यहां के लिए क्या लिख सकते हैं, PS प्लस एस टी, तो PS प्लस एस टी इसका होल स्क्वायर प्लस RT, RT क्या है, ए साइन थीटा, पहले RT ही रहने देते हैं अभी, RT का होल स्क्वायर। तो यहां पर PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS, तो PS का वैल्यू किधर है, PS का वैल्यू है वेक्टर B, तो B प्लस एस टी क्या है, एस टी है हमारे पास A cos थीटा, तो A cos थीटा प्लस RT क्या है हमारे पास, RT का वैल्यू है A sin थीटा, तो ये हो जाएगा A sin थीटा, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए तो PR क्या है हमारे पास, वेक्टर R, मतलब R का स्क्वायर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो प्लस 2AB cos थीटा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर था उसको लिख लेते हैं A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉमन है, तो A स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचा हुआ है, प्लस 2AB cos थीटा, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये हो गया R का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो गया R। अब हम लोग को ये जिनको सिर्फ एडिशन यूज करना होगा वो सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। कहते हैं जैसे एक फोर्स है इधर 2 न्यूटन का, और इसका दूसरा फोर्स है इधर 3 न्यूटन का, और इसका रिजल्टेंट इधर चला गया, और दोनों के बीच में जो एंगल था वो एंगल है, मानकर चलिए 90 डिग्री, 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू रूट अंडर A का स्क्वायर, तो A को किसी को एक को A मान लीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो A का वैल्यू 2 इंटू B का वैल्यू 3, cos थीटा तो cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, इसका मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 13। क्लियर है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर R। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर है A, ये है AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ये कोई वेक्टर है। अब इसमें कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी है 5, इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है इसको 5 से, तो 5 वेक्टर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5AX I कैप प्लस 5AY J कैप प्लस 5AZ K कैप, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ a vector with scalar। जैसे
एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से या 10 से, तो क्या हो जाएगा 10a, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20i कैप प्लस 30j कैप प्लस 50k कैप। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो डायरेक्ट कर देंगे, मतलब एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो सिंपली स्केलर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके सारे कंपोनेंट के साथ स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एक वेक्टर है और दूसरा भी वेक्टर है, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसमें दो तरह का प्रोडक्ट होता है। पहला है डॉट प्रोडक्ट, डॉट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, तो जैसे कोई एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, और इसका प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर बी के साथ, तो बीच में डॉट लिखते हैं, तो ए डॉट बी, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इधर जो फाइनल आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी में आएगा, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जब प्रोडक्ट करते हैं ना तो ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, और इसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इधर क्या मिलेगा स्केलर और इधर क्या मिलेगा वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी मिलता है और ये वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है और इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डॉट प्रोडक्ट को, उसके बाद देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे कैसे उसको समझते हैं। जैसे ए कोई वेक्टर है, इसका वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे ए डॉट बी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमारे पास, वो क्या करेंगे, तो आई के साथ जो है और यहां आई के साथ जो है, दोनों में आई के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, अब ए वाई के साथ जो है, जे के साथ इसमें जो है और जे के साथ इसमें जो है, तो बी ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई प्लस के के साथ जो है तो ए जेड इंटू बी जेड। ये हो गया, इनका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर है ए और वेक्टर बी है हमारे पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू, यहां आई के साथ कौन है 2 और यहां कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस यहां 3 और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहां कितना है 1 इंटू यहां के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 13।
ये हो गया डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। इसके पास हम लोग के पास फॉर्मूला जो होता है डॉट प्रोडक्ट का, वो होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया तब तो आसान है, लेकिन यहां अगर एंगल दे दिया, ऐसा बोला जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर बी दे दिया 5 न्यूटन, क्वेश्चन है, एंड एंगल बिटवीन A and B is 45 डिग्री। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो A डॉट B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड, तो A का मैग्नीट्यूड कितना है 6 इंटू B का मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो 45। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 1/√2 होता है ये, तो डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। इसको यूज करके हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकालते हैं। जैसे अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए यहां से क्या हो गया मेनली कॉस थीटा, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये है एंगल निकालने का। दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस -k कैप, ऐसा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल नहीं पता है, वेक्टर पता है, एंगल नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या चाहिए, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए डॉट बी क्या हो जाता है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 प्लस जे वाले को जे वाले के साथ, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2 2 4 प्लस 3 इंटू -1 कितना -3। तो यहां से क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7। ये हो गया ए डॉट बी। नेक्स्ट चाहिए ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए क्या कर रहे थे, रूट अंडर आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 के साथ जो है, तो के साथ कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9। तो यहां से क्या हो गया 8 प्लस 9 17। और उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा रूट अंडर आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो किसका 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहां से रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो यहां से क्या आ जाएगा रूट अंडर 14। अब इसको निकालना है हम लोग को एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी हम लोग के पास कितना है, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं पहले ऊपर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है रूट अंडर 17 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट अंडर 14। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, या ऐसा छोड़ सकते हैं, या फिर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर में तो हो जाएगा 7 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा, अभी रहने देते हैं 17 इंटू 14। ये हो गया आंसर। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो
ये है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा यूज करके। और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखना है हम लोग को ए क्रॉस बी, जिसमें हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट होता है या उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे करेंगे तो देखिए, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहां जो रिजल्ट आएगा ये भी एक क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, देख रहे थे बस एक नंबर निकल रहा था, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। निकालेंगे कैसे उसको देखिए, निकालना है ए क्रॉस बी। इस तरह से एक लाइन खींच ली, एक इधर, यहां लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। क्लियर है? तो अब ए क्रॉस बी है तो पहले ए को देखते हैं। तो ए के साथ आई के साथ कौन है, ए में आई के साथ कौन है, ए एक्स, तो यहां लिख लेंगे ए एक्स। ए में जे के साथ कौन है, ए वाई, तो इसके नीचे लिखेंगे ए वाई। और के साथ कौन है, ए जेड, तो लिख लेंगे यहां ए जेड। क्लियर है? नेक्स्ट अब कौन है, आगे बी है, नेक्स्ट में बी है, तो आई के साथ बी में कौन है, बी एक्स, तो बी एक्स। वाई में कौन है, बी वाई, और के साथ कौन है, ए जेड। ऐसा लिख लिए। अब इसका क्रॉस करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले लिखना है आई, लिख लिए, इनटू, अब आई वाले को बंद कर दीजिए, तो ये आई वाला है और आई के सामने वाला ये है, इसको ढक दीजिए। क्या बचा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे, तो देखिए ए वाई का ए जेड के साथ, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट कीजिएगा, तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो ए वाई इंटू, ऐसा नहीं कीजिएगा इधर से चलना शुरू, इधर से चलना शुरू कीजिएगा, तो ए वाई इंटू ए जेड, सॉरी बी जेड है ना, यहां बी एक्स बी वाई बी जेड था। तो क्या करना है, ए वाई इंटू बी जेड, तो ए वाई इंटू बी जेड, एक माइनस साइन लगाना है। इसके बाद बी वाई का ए जेड के साथ, तो बी वाई इंटू ए जेड। क्लियर है? नेक्स्ट अब लिखना है यहां जे कैप। अब जे कैप के साथ ठीक वही काम फिर से करेंगे। अब जे वाले को कैंसिल कर देते हैं और इधर से जे वाले को, तो क्या बचा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो फिर से बोले थे क्या, लेफ्ट से राइट चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ए एक्स का किसके साथ, बी जेड के साथ, तो ए एक्स इंटू बी जेड, माइनस साइन लगा दिए। उसके बाद बी एक्स इंटू ए जेड, तो बी एक्स इंटू ए जेड, ये हो गया। नेक्स्ट लिखना है के कैप, ब्रैकेट ओपन, तो आप इस बार के वाले को घेर दीजिए ऐसा, तो क्या बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो फिर से लेफ्ट टू राइट, तो मल्टीप्लाई करते ए एक्स इंटू बी वाई, तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई इंटू ए वाई। अब यहां पर साइन आई प्लस में रहेगा, यहां माइनस यहां प्लस, अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस,
ये हो गया A क्रॉस B। इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर B इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसा है। अब इसका वैसे ही निकालेंगे A क्रॉस B। क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे I, उसके बाद J, उसके बाद K। यहां फर्स्ट में A है तो A के साथ कौन है? 2, J के साथ कौन है? 3, K के साथ कौन है? 4। यहां उसके बाद B है तो B का I के साथ 2, J के साथ 2 और K के साथ 1। नेक्स्ट अब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे I इंटू, तो अब I वाले को घेर लेते हैं। तो I वाले को कैंसिल करेंगे तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? अभी ये और ये कैंसिल, बचा कौन? तो 3 4 2 1। तो क्या बोले थे? लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। नेक्स्ट माइनस जे, तो माइनस जे लिख लिए, ब्रैकेट ओपन। अब ये कैंसिल। अब जे वाले को हटा देते हैं। तो जे वाले को हटाएंगे तो ये हट गया और साथ में ये हट गया। कौन कौन बचा? 2 4 2 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस के कैप। के कैप वाले में अब के कैप वाले को हटा देते हैं। उसके आमने सामने जो है उसको हटाते हैं। तो ये हटा दिए, इसको हटा दिए और इसको हटा दिए। तो कौन कौन बचा? 2 4 3 2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, तो 2 2 जा 4, तो यहां हो गया 4 माइनस 3 2 जा 6। ये पहले 2 इंटू 2 लिख लेते हैं एक बार, माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3 इंटू आई कैप 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना? 3 माइनस 2 4 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8 माइनस जे कैप 2 इंटू 1 2 माइनस 2 4 जा 8 प्लस के कैप कितना? 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6। अब जो आ गया उसको लिख लेते हैं। कितना? 8 माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 5 आई कैप। नेक्स्ट माइनस 8 माइनस प्लस 2 माइनस 6 और माइनस 6 और माइनस जे, तो प्लस 6 जे कैप। नेक्स्ट माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 के कैप। ये आ गया रिजल्टेंट। और इसमें देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा एक वेक्टर बनता है। पिछले वाले में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे तो उसमें क्या बन रहा था? एक स्केलर, बस एक नंबर आ रहा था रिजल्ट में। यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ आ रहा है, वहां आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ नहीं आ रहा था। अच्छा, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसा हो जाए क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा आ जाए, जैसे वेक्टर ए इक्वल्स टू, या ऐसा लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू है हमारे पास 2 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r इक्वल्स टू है 3 मीटर और थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी, सॉरी एंगल बिटवीन एफ एंड आर, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। और निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो आर का वैल्यू 3
मैग्नीट्यूड में ना, और एफ, ऐसा हो जाएगा ना फॉर्मूला, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड कितना 3, तो 3 इंटू एफ 2 इंटू साइन 45 कितना 6, 3 2 जा 6, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो डिवाइडेड बाई √2। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो यूज करेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और अगर क्वेश्चन इस तरह से आए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो ये यूज करेंगे। क्लियर है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।